हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन एसटी विथ मनोज गुप्ता में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग राजनीतिक विज्ञान को पढ़ रहे हैं, जो कि ये एलटी ग्रेड और यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग इसमें पार्ट 2 को देखने वाले हैं। पार्ट 1 अगर आप लोग नहीं देखे हों तो जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम लोग पार्ट 2 में देखने वाले हैं राज्य की उत्पत्ति के विविध सिद्धांत। तो राज्य की उत्पत्ति के विविध सिद्धांत से जितने भी क्वेश्चन अभी तक किसी न किसी टीचिंग एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं राज्य की उत्पत्ति के विविध सिद्धांत से क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है। ये यूपी पीजीटी 2016 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा हॉब्स। हॉब्स ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। हॉब्स इसका राइट आंसर है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि हॉब्स आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है। हॉब्स के मतानुसार प्राकृतिक अवस्था में भी एक प्राकृतिक कानून विद्यमान था, जो बौद्धिक आत्मरक्षा के नियम के रूप में जाना जाता था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है। आपको बताना है सेकंड में इसमें कौन सा मिलान गलत है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में तो पहला दिया गया है कि राज्य की बहुलवादी धारणा ये मैकाइवर और लास्की का है, जो कि सही है। राज्य की शक्ति की धारणा ये मैकियावेली का है, ये भी सही है। अराजकतावादी ये मार्क्स और बेंथम दिया गया है, जो कि ये क्या है, गलत है। तो अराजकतावादी मार्क्स और बेंथम दिया गया है, ये क्या है, ये इसमें गलत है। सर्वसत्तावादी ये हेगल और बारी हार्डिंग का है, ये भी इसमें सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा। ये इसमें सही मिलान नहीं है। ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा, यही इसमें क्या है, गलत है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि राज्य की बहुलवादी धारणा लास्की और मकाइवर मैकाइवर राज्य की धारणा शक्ति मैकियावेली की है। सर्वसत्तावादी हेगल और वेरी हार्डिंग की है। फिर उसके बाद इसमें नोट में दिया गया है कि मार्क्स वैज्ञानिक समाजवादी तथा बेंथम उपयोगितावादी हैं। अराजकतावादी प्रौधा और गार्डविन है। कौन है? प्रौधा और गार्डविन, ये जो कि अराजकतावादी सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा जा रहा है कि मनुष्य राज्य की आज्ञा का पालन इसलिए करता है क्योंकि वह जानता है कि अवज्ञा होने वाले अहित की तुलना में आज्ञा पालन अधिक उपयोगी है। यह कथन किसका है? तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का इसमें राइट आंसर होगा, यह कथन बेंथम का है। बेंथम का है। ऑप्शन नंबर का बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि बेंथम उपयोगितावादी विचारक हैं और उपयोगिता के आधार पर ही राज्य की आवश्यकता का वर्णन करते हैं। व्यक्ति राज्य के आदेशों का पालन इसलिए करता है क्योंकि वह उसे उपयोगी और आवश्यक मानता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 में तो इसमें राज्य अमूर्त तथा सरकार मूर्त होती है, जो कि सही है। समाज राज्य से व्यापक है, ये भी सही है। सरकार राज्य का अभिकर्ता होता है, तो ये भी सही है। राज्य की सदस्यता ऐच्छिक है, तो राज्य की जो सदस्यता होती है वह ऐच्छिक नहीं होती है, अनैच्छिक होती है। तो ऑप्शन नंबर का डी वाला यही इसमें क्या है, सही नहीं है। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि राज्य की सदस्यता ऐच्छिक नहीं बल्कि अनिवार्य होती है। राज्य के अतिरिक्त अन्य समुदायों की सदस्यता ऐच्छिक होती है। नागरिकता की संकल्पना राज्य से जुड़ी होती है, जो कि वैशेषिक स्तर पर किसी राज्य में रहने
वालों की पहचान का आधार है। सरकार राज्य का अभिकर्ता है। राज्य अमूर्त तथा सरकार मूर्त है। समाज राज्य से व्यापक होता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि राज्य सरकार के संसाधनों से संगठित एक व्यक्ति है जो कानून का निर्माण एवं क्रियान्वयन करता है। किसके द्वारा कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 5 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो ये कहा गया है डाइसी। डाइसी के द्वारा ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। डाइसी इसका राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि डाइसी ने राज्य को संसाधन से युक्त लोगों का ऐसा संगठन माना है जिसे कानून निर्माण एवं क्रियान्वयन का एकमात्र अधिकार है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि राज्य सिर्फ सामुदायिक ही नहीं वरन यह सर्वोच्च सामुदायिक भी है। यह किसका कथन है? क्वेश्चन नंबर 6 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो ये अरस्तु का है। अरस्तु का कथन है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अरस्तु राज्य को समुदाय का समुदाय नहीं अपितु सर्वोच्च समुदाय मानता है। राज्य सर्वोच्च समुदाय इसलिए है कि वह उसके ऊपर है और अन्य सब इसके अंग में लिपटे हुए हैं। विभिन्न प्रकार के समुदाय मनुष्य ने अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, लेकिन राज्य उन सबसे आगे है। यह मनुष्य के जीवन को सद्गुणी बनाता है और मानव के शुभ इच्छाओं की पूर्ति करता है। व्यक्ति के संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति राज्य के माध्यम से ही की जा सकती है। इन्हें तृप्त करने का अन्य समुदाय की अपेक्षा राज्य में अधिकतम क्षेत्र है। अतः निश्चित ही राज्य सर्वोच्च एवं सर्वोत्तम संस्था होती है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 है कि आधुनिक राज्य के विकास के लिए कौन सा तत्व उत्तरदायी है? तो आधुनिक राज्य के विकास के लिए कौन सा तत्व उत्तरदायी है? क्वेश्चन नंबर 7 का इसमें राइट आंसर होगा राष्ट्रीय चेतना का विकास। राष्ट्रीय चेतना का विकास ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि राष्ट्रीय चेतना का स्वरूप समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है, परंतु हर रूप में राष्ट्र तत्व उसका प्रधान अंग रहा है। राष्ट्रीयता किसी भी राष्ट्र के व्यक्तियों के माध्यम एकाकी भावना होती है। इसमें देश प्रेम, देशभक्ति व देश के प्रति समर्पण की भावना छिपी रहती है और राष्ट्र हित की भावना के आगे व्यक्तिगत व सामूहिक हितों को त्याग की प्रवृत्ति पाई जाती है। यही भावना राष्ट्रीयता कहलाती है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने राज्य के जीवधारी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो किसने राज्य के जीवधारी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? क्वेश्चन नंबर 8 का इसमें राइट आंसर होगा हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा हर्बर्ट स्पेंसर। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि हर्बर्ट स्पेंसर की सावयवी अवधारणा की प्रमुख पुस्तकें सोशल स्टैटिक्स और उनके निबंध ऑर्गेनिज्म में प्रमुख रूप से पाई जाती है, जो कि प्लेटो, अरस्तु आदि विद्वानों की तरह राज्य की तुलना जीव से न करके राज्य को स्वयं एक जीव मानता है। उसके अनुसार जीवों की तरह समाज का भी जन्म होता है और उसका अंत भी होता है। जिस प्रकार शरीर में कोशिकाओं का निर्माण एवं क्षय होता है, ठीक वही स्थिति समाज की है। समाज की कोशिका यानी कि व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो साथ साथ नई कोशिकाओं यानी कि व्यक्ति का जन्म होता रहता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है कि यह किसने कहा कि आधुनिक राज्य का मुख्य पक्ष उसकी भूमि, शारीरिक हिंसा के संसाधनों पर एकाधिकार तथा उसकी वैधानिकता है? ये किसके द्वारा कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 9 का इसमें राइट आंसर होगा वेबर के द्वारा कहा गया है। वेबर के द्वारा ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा वेबर। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि राज्य की परिभाषा शक्ति के रूप में सबसे पहले मैकियावेली ने दी थी। 20वीं शताब्दी के आरंभ में प्रसिद्ध जर्मन समाज वैज्ञानिक मैक्स वेबर 1864
से 1920 ने राज्य की समाज वैज्ञानिक परिभाषा की आवश्यकता पर बल देते हुए यह विचार व्यक्त किया कि राज्य ऐसा मानव समुदाय है जो निर्दिष्ट भूभाग में भौतिक बल के विविध सम्मत प्रयोग के एकाधिकार का दावा करता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 10 बताना है कौन सा कथन सही है। तो इसमें राज्य स्वाभाविक एवं आवश्यक संसाधन राज्य स्वाभाविक एवं आवश्यक संस्था है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। यही इसमें क्या है, सही है कि राज्य स्वाभाविक एवं आवश्यक संस्था माना जाता है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अरस्तु, प्लेटो आदि विद्वान राज्य को एक प्राकृतिक संस्था मानते हैं। राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत में राज्य को स्वाभाविक एवं विकास का परिणाम बताया गया है। परिवार एवं समाज किस तरह राज्य की एक प्राकृतिक संस्था है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है कि यह सत्य है कि जहां अभिभूत करने वाली शक्ति नहीं होती है वहां राज्य नहीं होता है, परंतु शक्ति के क्रियान्वयन से ही राज्य का निर्माण नहीं होता है, अन्यथा दस्यु, पोत और विद्रोहकारी सेना भी राज्य बनाए जाएंगे। यह किसका कथन है? ये किसका कथन है? क्वेश्चन नंबर 11 का इसमें राइट आंसर होगा ये रॉबर्ट मैकाइवर का है। रॉबर्ट मैकाइवर का है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, रॉबर्ट मैकाइवर। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मैकाइवर राज्य की उत्पत्ति में शक्ति को एक तत्व आवश्यक मानते हुए परंतु उसकी भूमिका को गौण स्थान देते हैं। मैकाइवर का कथन है कि यह समझना बहुत बड़ी गलती है कि जिस किसी भी असभ्य जाति में हमें कोई सरदार दिखाई पड़ते हैं वही हम राज्य की स्थिति मान लेते हैं। हम यह नहीं बना सकते कि राज्य का कब और कहां प्रारंभ हुआ। नेतृत्व एवं अधीनता की विश्वव्यापी प्रवृत्ति में यह अंतर्निहित है, परंतु जब सत्ता शासन का रूप धारण कर लेती है और रीति रिवाज कानून शक्ल ग्रहण कर लेती है तो राज्य उत्पन्न हो जाता है। मैकाइवर आगे कहते हैं कि राज्य का विकास शक्ति के कारण नहीं हुआ है, यद्यपि विकास क्रम में शक्ति का महत्वपूर्ण स्थान होता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 है कि राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है। तो राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 12 का इसमें राइट आंसर होगा दैवीय सिद्धांत। दैवीय सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि दैवीय सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत है। इसके अनुसार राज्य एक दैवीय कृत्य है तथा राजा ईश्वर का प्रतिनिधित्व है, अतः राजा की आज्ञा का उल्लंघन करना पाप है। राजा केवल ईश्वर के प्रति उत्तरदायी होता है। यूरोपीय तथा भारतीय दोनों परंपराओं में राज्य की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है। यूरोपीय परंपरा में यह सिद्धांत राजतंत्र के युग में विकसित हुआ है, जबकि भारतीय परंपरा के अंतर्गत महाभारत के शांति पर्व में राज्य की उत्पत्ति को दैवीय सिद्धांत मिलता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित राजनीतिक दार्शनिकों के सही ऐतिहासिक क्रम को पहचानिए। तो निम्नलिखित राजनीतिक दार्शनिकों के सही ऐतिहासिक क्रम इसमें से कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 13 का इसमें राइट आंसर होगा सबसे पहले इसमें हॉब्स आएंगे, फिर उसके बाद लॉक आएंगे, फिर उसके बाद मॉन्टेस्क्यू आएंगे, फिर उसके बाद रूसो आएंगे। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है हॉब्स ये जो कि 1588 में, लॉक 1632 में, मॉन्टेस्क्यू 1689 में 1689 में और रूसो 1712 में आए थे। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा जा रहा है कि किसने राजनीतिक शास्त्र के अध्ययन को ज्यामितीय, भौतिक व मनोवैज्ञानिक की मदद ली है? ये किसके द्वारा लिया गया है? क्वेश्चन नंबर 14 का इसमें राइट आंसर होगा हॉब्स। हॉब्स ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। हॉब्स इसका राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है
कि थॉमस हॉब्स ने ज्यामितीय भौतिकी मनोवैज्ञानिक की सहायता से राजनीतिक शास्त्र का अध्ययन किया था। तत्कालीन समय में हॉब्स ने अपने विचारों को वैज्ञानिक आधार पर पुष्टि करते हुए परलौकिकवाद से मुक्त किया था। प्राकृतिक अवस्था का वर्णन, राज्य का निर्माण तथा राज्य की शक्ति के संदर्भ में हॉब्स ने उक्त सभी तत्वों के आधार पर व्याख्यात किया है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा जा रहा है कि राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है, इतिहास के बिना राजनीतिक निर्मूल है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का इसमें राइट आंसर होगा सीले का है। किसका? सीले का है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि इतिहास में व्यक्ति, समाज और राज्य के भूतकालीन जीवन का लेखा जोखा होता है। राजनीतिक विज्ञान में राज्य की भूत, वर्तमान और भविष्य का अध्ययन है। इन दोनों के बीचों के संबंधों को दर्शाते हुए सीले ने कहा है कि राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है और इतिहास के बिना राजनीति निर्मूल है। सीले पुनः कहते हैं कि राजनीतिक उच्छृंखल हो जाती है यदि इतिहास द्वारा उसे उदार नहीं बनाया जाता तथा इसे कोरा साहित्य रखा जाता, यदि राजनीति से उसका विच्छेद हो जाता। राजनीति से क्या हो जाता? तो विच्छेद हो जाता। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है कि किसने कहा कि इतिहास का राजनीतिक विज्ञान के बिना फल नहीं तथा राजनीतिक विज्ञान का इतिहास के बिना जड़ नहीं। ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ये सीले के द्वारा कहा गया है। सीले के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। सीले के द्वारा कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि इतिहास के बिना नागरिक शास्त्र जड़ विहीन है और नागरिक शास्त्र के बिना इतिहास फल विहीन है। किसका कथन है? क्वेश्चन नंबर 17 का इसमें राइट आंसर होगा ये सीले का है। सीले का है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि इतिहास और नागरिक शास्त्र राजनीतिक विज्ञान की परंपराओं के संबंधों की व्याख्या करते हुए सीले ने कहा है कि इतिहास के बिना नागरिक शास्त्र यानी कि राजनीतिक विज्ञान जड़ विहीन है और नागरिक शास्त्र यानी कि राजनीतिक विज्ञान इतिहास फल विहीन है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 है कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में ऐतिहासिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। ये किसके द्वारा किया गया था? क्वेश्चन नंबर 18 का इसमें राइट आंसर होगा हेनरी मेन द्वारा। हेनरी मेन द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। हेनरी मेन इसका राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में ऐतिहासिक अथवा विकासवादी सिद्धांत का प्रतिपादन सर हेनरी मेन द्वारा किया गया था। इन्होंने अपनी पुस्तक एंशियंट लॉ 1861 में माना है कि समाजों की उत्पत्ति परिस्थिति से संविदा स्टेट टू द कॉन्ट्रैक्ट में हुई है, अर्थात प्रारंभिक समाजों में मनुष्यों के सामाजिक संबंध प्रतिस्थापित स्थिर स्थिति से निर्धारित होते हैं। इनके अनुसार सामाजिक संबंधों में एकता का प्रारंभिक बंधन रक्त संबंध ही था, जो कि राज्य के विकास का प्रमुख सहायक तत्व है। इसमें कौन कौन से हैं? इसमें महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं। जेबहार्ट राज्य के विकास को डार्विन के उद्विकास सिद्धांत से जोड़कर देखते हैं। वे विभिन्न समाजों के विकास में संघर्ष व नव प्रवर्तन को जरूरी मानते हैं। बेजहार्ट ने चर्चा की है कि प्रवृत्ति को समाज के प्रगतिशील के लिए आवश्यक माना है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा जा रहा है कि किसने कहा है कि राज्य केवल समुदायों का समुदाय नहीं है, यह सर्वोच्च समुदाय है। ये किसके द्वारा कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 19 का इसमें राइट आंसर होगा ये अरस्तु के द्वारा कहा गया है कि राज्य केवल समुदायों का समुदाय नहीं है, यह एक सर्वोच्च समुदाय है। ये अरस्तु के द्वारा कहा गया है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अरस्तु के अनुसार राज्य एक सर्वोच्च समुदाय है। उसने कहा है कि राज्य केवल समुदायों का समुदाय नहीं वरन यह एक सर्वोच्च समुदाय है। अरस्तु के अनुसार राज्य में अनेक प्रकार की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक संस्थाएं होती हैं जो राज्य के अधीन होती हैं
उनका अस्तित्व राज्य के कारण ही होता है और राज्य इन पर पूर्ण नियंत्रण होता है। अतः राज्य सर्वोच्च समुदाय है। राज्य क्या है? सर्वोच्च समुदाय है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा जा रहा है कि जॉन लॉक और रूसो के सामाजिक संविदा सिद्धांत के संबंध में क्या सही है। इसमें बताना है क्या सही है। क्वेश्चन नंबर 20 में तो इसमें दिया गया है कि लॉक का समझौता पूर्णतया स्वतंत्र और समझौता है, जबकि रूसो की संविदा अबद्ध संविदा है, जो कि ये क्या है? सही है। दूसरा है कि लॉक समुदाय को नगण्य शक्ति प्रदान करता है, जबकि रूसो की संविदा में व्यक्ति का समुदाय में पूर्ण समर्पण होता है। तो ये भी सही है। फिर उसके बाद आता है तीसरे में कहा जा रहा है कि लॉक की संविदा में व्यक्तियों के अधिकार सुरक्षित हो जाते हैं, जबकि रूसो की संविदा में व्यक्तियों के अधिकार अवसान हो जाता है। तो ये भी इसमें क्या है? सही है। तो इसमें सभी सही है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। उपरोक्त में से सभी क्या है? इसमें सही है। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि लॉक का समझौता एक ऐतिहासिक तथ्य है, जबकि रूसो का एक दार्शनिक विचार है। लॉक का मत है कि लोगों ने अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए राज्य बनाने का समझौता किया था तथा इस प्रक्रिया में वे अपने किसी अधिकार का समर्पण नहीं करते। रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में जब अशांति उत्पन्न हो जाती है तो लोग इससे छुटकारा पाने के लिए एक समझौते के द्वारा सामान्य इच्छा को अपनी सारी शक्ति सौंप देते हैं और उसी के माध्यम से फिर प्राकृतिक स्वतंत्रता को प्राप्त कर लेते हैं। लॉक के अनुसार सामाजिक समझौता समाज व राज्य के बीच होता है। इसके अंतर्गत राज्य लोगों की संपत्ति की रक्षा का दायित्व अपने ऊपर लेता है। रूसो ने लोगों की वास्तविक इच्छा से बनी सामान्य इच्छा के आधार पर राज्य की रचना की बात की है, जो कि अपने स्वरूप में इतना उच्चतम है कि वह सर्वहित में कार्य करता है तथा इसके विरुद्ध लोगों को उसके कानूनों की अवहेलना का अधिकार नहीं होता है। लॉक का संप्रभु मर्यादित, सीमित और संवैधानिक होता है, जबकि रूसो का असीमित, अविभाज्य, अमर्यादित। हॉब्स कानूनी, लॉक राजनीतिक व रूसो लौकिक संप्रभुता की चर्चा करते हुए वस्तुतः रूसो ने अपने सामाजिक समझौते का सिद्धांत लॉक की भित्ति आरंभ करता है, परंतु इसका अंत हॉब्स के लिवियाथन, जिसका सर कटा हुआ है, पर समाप्त हो करता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 है। सेबाइन कहता है कि अंग्रेजी भाषा भाषी जाति ने जितने भी राजनीतिक दार्शनिकों को जन्म दिया है उनमें से कदाचित महानतम है। तो इसमें से कदाचित महानतम कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 21 का इसमें राइट आंसर होगा हॉब्स हैं। हॉब्स हैं। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा हॉब्स। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सेबाइन का यह कथन है कि हॉब्स के बारे में था कि सेबाइन का हॉब्स से प्रभावित होने का प्रमुख कारण उसकी पद्धति थी, जिसके आधार पर उसने अपने विचार का ढांचा खड़ा किया। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा जा रहा है कि हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मानवीय जीवन यह क्या है? एकाकी, निर्धन, निंदनीय, अकाल्पिक है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। एकाकी, निर्धन, निंदनीय, अकाल्पिक था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन एकाकी, दीन, अपवित्र, निंदनीय, पशविक, निरंतर संघर्षशील तथा अकाल्पिक होता था। इस प्रकार राज्य की अनुपस्थिति में अराजकता की अवस्था थी। इसमें अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। हॉब्स बुद्धवादी, इसका मानना है कि मृत्यु के भय एवं पाशविक प्रतियोगिता के कारण प्राकृतिक अवस्था के मनुष्यों ने आपस में समझौता किया। कहा, मैं इस व्यक्ति अथवा सभा को अपने अधिकार और शक्ति का समर्पण करता हूँ, जिससे कि वह हम पर
शासन करे, परंतु इसी शर्त पर कि आप भी अपने अधिकार और शक्ति का समर्पण इसे इसी रूप में करें और इसकी आज्ञाओं को माने। परिणाम स्वरूप जन समुदाय आपस में संयुक्त होकर के राज्य या लैटिन में सिविस्टास का रूप धारण कर लिया है। इस प्रकार हॉब्स ने राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत प्रतिपादित किया है। हॉब्स के द्वारा लिखे गए प्रमुख ग्रंथ डीडी सेवे डीडी सेवे है और डी कार्प्रो है, लिवियाथन और एलिमेंट्स ऑफ लॉ है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है कि हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक का राज्य का युग है। तो हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक का राज्य का युग है। क्वेश्चन नंबर 23 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? ये है निरंतर संघर्ष। क्या है? निरंतर संघर्ष है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि इनमें से किससे लॉक के विचारों को प्रेरणा प्राप्त हुई है? क्वेश्चन नंबर 24 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 1688 में स्वर्णिम क्रांति। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 1688 की इंग्लैंड की स्वर्णिम क्रांति से लॉक के विचारों को प्रेरणा प्राप्त हुई है। लॉक ने इसका समर्थन किया। इसके महत्वपूर्ण इसके महत्वपूर्ण तथ्य में दिया गया है कि लॉक का सबसे प्रमुख ग्रंथ टू टेरिटीज ऑन गवर्नमेंट है। लॉक ने अपने विचारों के लिए द लॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल पॉलिटी के लेखक रिचार्ड हुकर के ऋणी थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 25 है सामान्य इच्छा के प्रति वास्तविक आपत्ति यह है कि जहां तक यह इच्छा है सामान्य नहीं है तथा जहां तक यह सामान्य है इच्छा नहीं है। यह किसने कहा है? क्वेश्चन नंबर 25 का इसमें राइट आंसर होगा। ये कहा गया है हॉब हाउस के द्वारा। हॉब हाउस के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि रूसो के सामान्य इच्छा को अस्पष्ट एवं अव्यवहारिक बताते हुए एल टी हॉब हाउस ने टिप्पणी की है कि सामान्य इच्छा के प्रति वास्तविक आपत्ति यह है कि जहां तक यह सामान्य है यह इच्छा नहीं है और जहां तक इच्छा यह है कि सामान्य नहीं है, अर्थात यह या तो सामान्य है या इच्छा, यह दोनों नहीं हो सकती। वाहन ने भी रूसो पर अधिनायकवाद के पोषण का आरोप लगाते हुए कहा है कि रूसो ने अपनी समविष्टवादी विचारधारा से व्यक्ति को शून्य बना दिया है। फिर क्वेश्चन नंबर 26 है कि प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत का एक भाग है। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का एक भाग है। क्वेश्चन नंबर 26 का इसमें राइट आंसर होगा सामाजिक समझौता सिद्धांत का। सामाजिक समझौता सिद्धांत का ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत सामाजिक समझौता सिद्धांत का भाग है। इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक हॉब्स, लॉक तथा रूसो हैं। इनके अनुसार राज्य लोगों के द्वारा किए गए समझौते यानी कि सामाजिक समझौते का फल है। समझौता करने के पूर्व लोग प्राकृतिक अवस्था में रहते थे। प्राकृतिक अवस्था के दौरान लोगों के पास प्राकृतिक अधिकार थे। लॉक ने 3 प्राकृतिक अधिकारों का वर्णन किया है जिनमें से जीवन, स्वतंत्रता एवं संपत्ति सम्मिलित है। जीवन है, स्वतंत्रता है एवं संपत्ति क्या है इसमें सम्मिलित है। हॉब्स ने आत्मरक्षा के लिए अधिकार को वरीयता दी है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27 है कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत इस धारणा से शुरू होता है कि राज्य की उत्पत्ति से पहले मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहते थे? क्वेश्चन नंबर 27 का इसमें राइट आंसर होगा सामाजिक अनुबंधन सिद्धांत। सामाजिक अनुबंधन सिद्धांत ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत आवश्यक भाग है। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत आवश्यक भाग है। क्वेश्चन नंबर 28 का इसमें राइट आंसर होगा सामाजिक समझौते के सिद्धांत का। सामाजिक समझौते के सिद्धांत का ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा जा रहा है कि निम्न सिद्धांतों में किसके अनुसार राज्य की स्थापना जनता की इच्छा से हुई है? तो किसके अनुसार हुआ है? ये हुआ है सामाजिक समझौते के सिद्धांत से। सामाजिक समझौते के सिद्धांत से। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्न में से कौन सामाजिक संविदा के सिद्धांत से संबंध है? तो निम्न में से कौन से सामाजिक संविदा के सिद्धांत से संबंध है? क्वेश्चन नंबर 30 का इसमें राइट आंसर होगा लॉक। लॉक ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। लॉक इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा जा रहा है कि इनमें से कौन राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत से नहीं जुड़ा है? तो कौन नहीं जुड़ा है? तो जे एस मिल ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। जे एस मिल इसका राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि जे.एस. मिल एक उपयोगितावादी विचारक है। इनके अनुसार राज्य किसी समझौते का परिणाम नहीं है, बल्कि इसका उदय लोगों की उपयोगिता के कारण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि निम्न में से किस विचारक ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत की आलोचना नहीं की? तो किस विचारक के द्वारा नहीं किया गया है? क्वेश्चन नंबर 32 का इसमें राइट आंसर होगा राइट्स के अनुसार। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। राइट्स के अनुसार। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है। राइट्स ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत की आलोचना नहीं की है। मार्क्स वाहन एवं ग्रीक समझौता सिद्धांत के प्रखर आलोचक थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन नंबर 33 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना एक संविदावादी विचारक नहीं है? कौन सी रचना एक संविदावादी विचारक नहीं है? क्वेश्चन नंबर 33 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑन लिबर्टी। ऑन लिबर्टी है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। ऑन लिबर्टी इसका राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि हॉब्स, लॉक तथा रूसो संविदावादी विचारक हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो कि 1762 रूसो की, लिवियानन थॉमस हॉब्स की तथा टू ट्रीट ऑन गवर्नमेंट जॉन लॉक की रचना है। क्या है? टू ट्रीट ऑन गवर्नमेंट, ये जो कि जॉन लॉक की रचना है। ऑन लिबर्टी जे.एस. मिल की रचना है। मिल उपयोगितावाद का अंतिम समर्थक और व्यक्तिवाद का अग्रणी विचारक है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 34 है कि सामाजिक संविदा सिद्धांत के अनुसार, सामाजिक संविदा सिद्धांत के अनुसार क्या है? तो इसके अनुसार राज्य एक मानवकृत संस्था है। राज्य एक क्या है? मानवकृत संस्था है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सामाजिक समझौता या सामाजिक संविदा सिद्धांत के अनुसार राज्य के पहले एक प्राकृतिक अवस्था विद्यमान थी जिसमें मनुष्य प्रारंभ में शांति पूर्वक जीवन जीता था, परंतु संपत्ति के विकास ने लोगों में लालच उत्पन्न कर दिया, जिससे चारों तरफ हिंसा, मारकाट, अशांति अर्थात मत्स्य न्याय की व्यवस्था कायम हो गई। इससे मुक्ति पाने के लिए लोगों ने आपसी समझौते के माध्यम से राज्य का निर्माण किया। इस प्रकार सामाजिक संविदा सिद्धांत के अनुसार राज्य एक मानवकृत संस्था है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं कि सामाजिक संविदा सिद्धांत में यह कल्पना की गई है कि राज्य का निर्माण सब मनुष्यों ने मिल करके सबके हितों की पूर्ति हेतु किया है। यह सिद्धांत उदारवाद एवं यंत्रीय सिद्धांत के साथ निकट से जुड़ा है। इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थक थॉमसन हॉब्स, जॉन लॉक और रूसो हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35 है कि सामाजिक अनुबंधन सिद्धांत इस पर आधारित है। सामाजिक अनुबंधन सिद्धांत ये इस पर आधारित है, ये व्यक्तिवाद पर आधारित है। किस पे? व्यक्तिवाद पे आधारित है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सामाजिक अनुबंधन समझौता का सिद्धांत व्यक्तिवाद पर आधारित है। इसके अनुसार राज्य का निर्माण मनुष्य ने किया है, अतः राज्य मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन मात्र है। इस प्रकार यह सिद्धांत राज्य का साधन तथा व्यक्ति को साध्य मानता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 36 है। क्वेश्चन नंबर 36 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन
आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है। तो कौन मानता है? क्वेश्चन नंबर 36 का इसमें राइट आंसर होगा हॉब्स। हॉब्स ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। हॉब्स इसका राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक दशा में मनुष्यों के कोई मान्यता प्राप्त अधिकार नहीं होते हैं, किंतु तब भी यह एक प्राकृतिक कानून आवश्यक विद्यमान रहता है। यह प्राकृतिक कानून वास्तव में आत्मरक्षा के नियम है जो निम्न है। इसमें मनुष्य अपने ऊपर उपकार करने वाले लोगों पर उपकार करे, मनुष्य दूसरे मनुष्यों से किए गए समझौते का पालन करे, मनुष्य सामूहिक रूप से अपनी प्राकृतिक स्वतंत्रता को त्याग करने को तैयार रहे और प्रत्येक मनुष्य का लक्ष्य शांति स्थापित होना चाहिए। हॉब्स के अनुसार ये नियम ही व्यक्ति को राज्य या कॉमनवेल्थ की स्थापना की प्रेरणा देता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 37 है कि हॉब्स जो कि व्यक्ति को संप्रभु की आवश्यकता करने का अधिकार देता है। तो ये किसके अनुसार? क्वेश्चन नंबर 37 का इसमें राइट आंसर होगा आत्मरक्षा के लिए। आत्मरक्षा के लिए ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। आत्मरक्षा इसका राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि हॉब्स के अनुसार व्यक्ति राज्य की स्थापना अपनी सुरक्षा के लिए करता है, लेकिन यदि सरकार व्यक्ति के जीवन की रक्षा का कार्य नहीं कर सकती है तो किसकी उस इसकी आज्ञा पालन का कोई तर्क नहीं रह जाता। लेवियाथन के 30वें अध्याय में हॉब्स ने संप्रभुताधारी के कार्यों का उल्लेख किया है। उनके अनुसार सत्ता का उद्देश्य लोगों के जीवन की सुरक्षा है। जीवन की सुरक्षा से अभिप्राय यह केवल नहीं है कि आदमी की सांस चलती रहे, बल्कि इसमें सभी ऐसी प्रकार की संतुष्टियां शामिल हैं जिन्हें कानूनी जीवन जीता हुआ मनुष्य अपने राज्य को हानि पहुंचाए बिना अपने श्रम से अपने लिए अर्जित करता है। हॉब्स इसके तरीकों को विस्तृत विवरण देता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 38 है कि किसने कहा कि प्राकृतिक अवस्था में युद्ध था और हर व्यक्ति का सब लोगों के विरुद्ध युद्ध था? ये किसके द्वारा कहा गया था? क्वेश्चन नंबर 38 के इसमें राइट आंसर होगा ये हॉब्स के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा? हॉब्स के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। हॉब्स, थॉमस हॉब्स के द्वारा कहा गया है। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि थॉमस हॉब्स जो कि प्रसिद्ध आंग्ल दार्शनिक एवं राजनीतिक विचारक थे। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में युद्ध था और हर व्यक्ति का सब लोगों के विरुद्ध युद्ध था। हॉब्स ने लिखा है कि हम मानव स्वभाव में संघर्ष तीन मुख्य कारक को देखते हैं: प्रतिस्पर्धा, भय और यश। प्रतिस्पर्धा के कारण वे लाभ के लिए, भय के कारण रक्षा के लिए और यश के कारण प्रसिद्ध होने के निरंतर संघर्ष करते रहते हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 39 है कि लॉक के अनुसार लोगों ने समझौता इसलिए किया था ताकि ताकि उनके अधिकारों की रक्षा हो सके। ताकि क्या हो सके? उनके अधिकारों की रक्षा हो सके। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि लॉक के अनुसार लोगों ने समझौता इसलिए किया था ताकि उनके अधिकारों की रक्षा हो सके। लॉक समझौता सिद्धांत में अपनी बाधाओं से संबंधित कुछ अधिकार व्यक्तियों ने समाज को इसलिए अर्पित कर दिए ताकि उनकी सामूहिक संतुलन बुद्धि से असुविधा सुविधा में बदल जाए। इस समझौते का उद्देश्य जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति की आंतरिक तथा बाह्य संकटों से रक्षा करना था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 40 है कि हॉब्स के सामाजिक समझौते में लोगों ने लिवियाथन को लगभग सभी अधिकार सौंप दिए थे। तो हॉब्स के अनुसार समझौते में लोगों ने लिवियाथन को सभी अधिकार सौंप दिए थे। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि हॉब्स के सामाजिक समझौते में लोगों ने लिवियाथन को लगभग सभी अधिकारों को सौंप दिए थे। हॉब्स सामाजिक समझौता सिद्धांत में कहता है कि मैं व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह को अपना शासन स्वयं कर सकने का अधिकार एवं शक्ति इस शर्त पर समर्पित करता हूं कि तुम भी अपने अधिकार इसी तरह यानी कि व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को समर्पित कर दो। इस तरह समझौते के परिणाम स्वरूप समुदाय संयुक्त होता है और राज्य का निर्माण होता है। हॉब्स के अनुसार यही उस महान देवता लेवियाथन का जन्म होता है
जिसकी कृपा पर अविनाशी ईश्वर का छत्र छाया में हमारी शांति एवं सुरक्षा निर्भर है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 है कि प्रत्येक व्यक्ति सबके हाथों में अपने आप को समर्पित करते हुए किसी के भी हाथों में अपने को समर्पित नहीं करता। यह कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 41 का इसमें राइट आंसर होगा, यह रूसो का है। रूसो का है, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। रूसो इसका राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि रूसो ने सामान्य इच्छा के विषय में कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति सबके हाथों में अपने आप को समर्पित करते हुए किसी के भी हाथों में भी अपने आप को समर्पित नहीं करता। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 है कि सामाजिक संविदा का सिद्धांत मुख्य रूप से यह कार्य करने का प्रयत्न करता है। यह कार्य करने का प्रयत्न करता है ये राजनीतिक बाध्यता के आधार की व्याख्या करना। राजनीतिक बाध्यता के आधार की व्याख्या करना, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है। सामाजिक संविदा का सिद्धांत मुख्य रूप से राजनीतिक बाध्यता पॉलिटिकल ओबलाइजेशन के आधार पर व्याख्या करता है। राजनीतिक बाध्यता का सामान्यतः अर्थ राजा के कानूनों का नैतिक रूप से पालन करने से लगाया जाता है। जॉन लॉक ने टू ट्रीटाइसिस ऑफ गवर्नमेंट में राजनीतिक व्याख्या बाध्यता की व्याख्या करते हुए बताया है कि यह व्यक्ति ने की स्वयं कल्पना व सहमति है। रूसो ने भी सामाजिक समझौता सिद्धांत में बताया है कि व्यक्ति अपने स्वयं को सहमति प्रदान किए हुए राज्य के नियमों का पालन के लिए बाध्य है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 43 है कि सामाजिक समझौते के सिद्धांत के साथ संप्रभु राज्य की अवधारणा को किसने संयुक्त किया है? ये किसके द्वारा संयुक्त किया गया है? ये किया गया है हॉब्स के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि हॉब्स के समझौते में जनता आपस में जो संविदा करती है उसमें शासक कोई पक्षकार नहीं है। मनुष्य एक दूसरे को वचन देते हैं कि मैं स्वयं अपना शासक होने का अधिकार को छोड़कर इस मनुष्य या इसी सभा को शासन का अधिकार सौंप सकता हूँ, लेकिन तुम भी वैसे करो। इस प्रकार जनता जो संविदा करती है उसे एक निरंकुश राजतंत्र का जन्म होता है जो पूर्ण रूप से संप्रभु संपन्न, उसके ऊपर कोई शर्त या बाध्य नहीं है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 44 है कि प्राकृतिक अवस्था शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहयोग तथा सुरक्षा की व्यवस्था है। यह कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 44 के इसमें राइट आंसर होगा, ये लॉक का है। लॉक का है, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। लॉक इसका राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहयोग तथा सुरक्षा की अवस्था थी। सभी मनुष्य प्राकृतिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। जीवन स्वतंत्रता जीवन और स्वतंत्रता और संपत्ति आदि के अधिकार उस समय प्रचलित थे। मनुष्य लाख मनुष्य को एक सामाजिक और विवेकशील प्रणाली मानता है। इसके अनुसार मनुष्य मूल रूप से अच्छा, शांति प्रिय, नैतिक और नियम पालन है तथा मानव स्वभाव प्रेम, दया, सहयोग, सहानुभूति आदि गुणों से युक्त होता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 45 है कि यह किसने लिखा है कि हॉब्स की प्राकृतिक दशा दैत्य मनुष्य कभी भी नहीं हो सकता। ये किसके द्वारा कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 45 का इसमें राइट आंसर होगा स्पिनोजा। स्पिनोजा के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, स्पिनोजा। स्पिनोजा ने लिखा है कि हॉब्स की प्राकृतिक दशा का दैत्य मनुष्य कभी भी नहीं हो सकता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 46 है कि निम्न वक्तव्यों में से कौन सा वक्तव्य राज्य की उत्पत्ति के विषय में मार्क्सवादी सिद्धांत को स्पष्ट करता है? ये कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 46 का इसमें राइट आंसर होगा कि राज्य की उत्पत्ति उत्पादन के शोषण परक संबंधों के रक्षार्थ हुई है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि मार्क्सवाद के अनुसार राज्य की उत्पत्ति किसी नैतिक उद्देश्य की सिद्धि के लिए नहीं हुई है, बल्कि यह एक कृत्रिम संस्था है। इसकी उत्पत्ति
संपत्ति शक्तिशाली वर्ग के हितों की सुरक्षा के लिए हुई है। राज्य एक ऐसी संस्था है जो एक वर्ग के द्वारा दूसरे वर्ग के दमन और शोषण के लिए स्थापित की गई है। इसमें उत्पादन के साधनों की पूंजीपति व्यक्तियों का अधिकार बना रहता है। इसीलिए मार्क्स राज्य विहीन समाज की स्थापना का वकालत करता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 है कि वर्तमान समय में राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत सबसे अधिक मान्य है। तो कौन सा है जो कि सबसे अधिक मान्य है? ऐतिहासिक। ऐतिहासिक है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, ऐतिहासिक। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि वर्तमान समय में राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी अर्थात ऐतिहासिक सिद्धांत सबसे अधिक मान्य है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य समस्त अतीत में हुए विकास का फल है। यह अनेक तत्वों जैसे सामाजिक भावना, रक्त संबंध, शक्ति, आर्थिक गतिविधियां, धर्म तथा राजनीतिक चेतना का फल है। राज्य का विकास धीरे धीरे हुआ है। यह कबीली चरण से राष्ट्रीय और वैश्वीकरण की तरफ अग्रसर है। बार्गेस के अनुसार मानव प्राकृतिक के सार्वभौम सिद्धांत की क्रमिक पूर्णता ही राज्य है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 48 है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक सिद्धांत माना जाता है। तो कौन सा ऐतिहासिक सिद्धांत माना जाता है? ये विकासवादी सिद्धांत। विकासवादी सिद्धांत ये जो कि ऐतिहासिक सिद्धांत माना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 49 है कि राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत ने राज्य को एक कृत्रिम विकास का परिणाम माना है। क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर होगा ऐतिहासिक अथवा विकासवादी सिद्धांत। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 50 है कि राज्य की उत्पत्ति के नीचे दिए गए किस सिद्धांत को सर्वोत्तम माना गया है। ये किस सिद्धांत को सर्वोत्तम माना गया है? ये माना गया है विकासवादी सिद्धांत को। विकासवादी सिद्धांत ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 51 है कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है। तो इसमें कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है? ये विकासवादी सिद्धांत जो कि क्या है, सर्वमान्य है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 52 है कि राज्य की उत्पत्ति का सबसे सही सिद्धांत कौन सा है। तो राज्य की उत्पत्ति का जो सबसे सही सिद्धांत है ये विकासकारी या विकासवादी सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 है कि राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत काल्पनिक नहीं है। तो कौन सा सिद्धांत काल्पनिक नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऐतिहासिक सिद्धांत। ये जो कि क्या है, काल्पनिक नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 53 का। इसमें कहा जा रहा है कि राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी अथवा ऐतिहासिक सिद्धांत को काल्पनिक नहीं माना जाता है। इसमें राज्य के अन्य संस्थाओं की तरह ही सतत विकास का परिणाम माना जाता है। आधुनिक राज्य के विकास के मुख्य चरण इसमें पहला है स्वजन्य समूह, दूसरा संपत्ति है, तीसरा रीति रिवाज है, चौथा शक्ति है एवं पांचवा नागरिकता है। ऐतिहासिक सिद्धांत राज्य को न दैवीय संस्था मानता है, न ही बल प्रयोग द्वारा स्थापित, न ही लोगों के आपसी समझौते द्वारा स्थापित ही मानता है। यह राज्य को सतत विकास का परिणाम मानता है, जबकि दैवीय सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत तथा सामाजिक समझौते सिद्धांत सभी का अधिकार एक काल्पनिक स्थिति पर आधारित है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 54 है कि राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंधन सिद्धांत की विवेचना में जॉन लॉक ने समर्थन किया है। तो जॉन लॉक ने समर्थन किया है। क्वेश्चन नंबर 54 का इसमें राइट आंसर होगा कि सीमित राजतंत्र की अवधारणा को ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि जॉन लॉक ने जिस सामाजिक अनुबंधन का विवेचन किया है उसमें नागरिकों द्वारा राज्य को केवल उन्हीं अधिकारों को सौंपने का समर्थन करता है जिससे कुछ अव्यवस्था उत्पन्न होने का खतरा है। शेष अधिकार जो प्राकृतिक अवस्था में उपभोग करता है उनके पास ही रहते हैं। अतः लॉक निरंकुश राजतंत्र की अवधारणा का समर्थन न करते हुए
सीमित राज्यतंत्र का समर्थन करता है। क्वेश्चन नंबर 55 है कि लॉक ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत का उपयोग किया है। तो लॉक ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत का उपयोग किया है, तो ये उदार लोकतांत्रिक राज्य को न्यायसंगत ठहराने के लिए ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि लॉक का सामाजिक अनुबंधन का सिद्धांत दासता का पट्टा न होकर स्वतंत्र का अधिकार पत्र है। उसने राज्य को ट्रस्ट की संज्ञा दी है। ट्रस्ट का तात्पर्य है कि समझौते के अंतर्गत किए गए अनुबंधन को मानना। यदि राज्य ट्रस्ट का उल्लंघन करता है तो नागरिकों का विरोध का अधिकार है। इस प्रकार वह उदार लोकतांत्रिक राज्य को न्यायसंगत ठहराने के लिए सामाजिक समझौते के सिद्धांत का उपयोग किया है। क्वेश्चन नंबर 56 है कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में मनु का कौन सा सिद्धांत स्वीकार किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 56 का इसमें राइट आंसर होगा दैवीय सिद्धांत। दैवीय सिद्धांत ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। दैवीय सिद्धांत इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मनु द्वारा रचित मनुस्मृति में कहा गया है कि जब इस लोक में अराजकता फैल जाने के कारण सब लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे, तब इस सब की रक्षा करने के लिए प्रभु ने राज्य का सृजन किया। मनु के अतिरिक्त भारतीय राजनीतिक दर्शन में अनेक विचारकों ने इस सिद्धांत को स्वीकार किया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 57 है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की उत्पत्ति का सही व्याख्या करता है। तो राज्य की उत्पत्ति का सही व्याख्या इसमें किया जाता है कि अपने सीमित रूप में इसमें उपयुक्त सभी, यानी कि राज्य का दैवीय सिद्धांत है, समझौता का सिद्धांत है और विकासवादी का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि राजनीति इसमें दिया गया है कि राजनीति विज्ञान में राज्य की उत्पत्ति एवं विकास की व्याख्या करने के लिए विभिन्न सिद्धांत यथा रक्त संबंध, दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, सामाजिक समझौते के सिद्धांत तथा विकासवादी सिद्धांत आए हैं। रक्त संबंध संगठन का मूल आधार है। यह परिवार एवं राज्य के विकास का मूल कारक रहा। राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत ने राज्य की सर्वोच्चता तथा जनता में आज्ञा पालन का पाठ पढ़ाया। सामाजिक समझौता सिद्धांत ने राज्य को मानवकृत संस्था बतलाकर इसका उद्देश्य मानव सुरक्षा तथा कल्याण बताया। राज्य के ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत ने राज्य को क्रमिक रूप से विकास का परिणाम बताया। इस प्रकार सभी सिद्धांत अपने सीमित रूप से राज्य की उत्पत्ति की व्याख्या करते हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 58 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति का सही व्याख्या करता है। तो कौन सा सिद्धांत है जो कि राज्य की उत्पत्ति का सही व्याख्या करता है। ये अपने सीमित रूप में इसमें दिया गया है कि दैवीय सिद्धांत है, समझौता सिद्धांत है और विकासवादी। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, इसमें सभी है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 है कि सामाजिक संविदा का लेखक था। सामाजिक संविदा का लेखक कौन थे। तो रूसो थे। रूसो जो कि सामाजिक संविदा के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है सामाजिक संविदा द सोशल कॉन्ट्रैक्ट की रचना 1762 में तत्कालीन फ्रांसीसी लेखक रूसो ने फ्रेंच भाषा में की थी। इस पुस्तक का एक दूसरा नाम प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिटिक्स राइट भी है। इस पुस्तक में रूसो ने राज्य की उत्पत्ति की व्याख्या की है। इस पुस्तक की शुरुआत मनुष्य जन्म से स्वतंत्र किंतु बेड़ियों से जकड़ा हुआ है शब्दों से हुई है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक ने फ्रांस में राजनीतिक सुधारों की हुई क्रांति में लोगों की प्रेरणा का कार्य किया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 60 है। क्वेश्चन नंबर 60 में कहा जा रहा है रूसो इस देश का रहने वाला था। रूसो किस देश का रहने वाला था। क्वेश्चन नंबर 60 का इसमें राइट आंसर होगा रूसो ये फ्रांस का रहने वाला था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 61 है कि प्राकृतिक अवस्था वाले मनुष्य को आदर्श बर्बर की संज्ञा किसने दी है। तो आदर्श बर्बर की संज्ञा ये दिया गया है रूसो के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा।
इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि रूसो मानता है कि आदिम मनुष्य का स्वभाव लगभग पशु तुल्य, निष्पाप और स्वाभाविक रूप से निर्दोष था। वह नैतिकता के विचारों के रहित और सहज भावनाओं से काम करने वाला बुद्धिहीन प्राणी था। उसी के शब्दों में एक आदर्श बर्बर माना जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 62 है कि रूसो की सामान्य इच्छा का मतलब यह है कि रूसो की सामान्य इच्छा का मतलब यह है कि उत्कृष्ट सार्वभौमिक इच्छा किसी एक व्यक्ति को भी नहीं हो सकती है जिसका उद्देश्य समुदाय के सामान्य हित हो। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि रूसो की सामान्य इच्छा का लक्ष्य है समुदाय का कल्याण। यह एक व्यक्ति की इच्छा हो सकती है या अनेक व्यक्तियों की इच्छा का योग है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 है कि विद्वानों को उनके द्वारा व्यक्त विचारों के साथ सुमेलित इसमें कराना है। विद्वानों को उनके द्वारा व्यक्त विचारों के साथ सुमेलित कराना है। थ्रेसमेकस थ्रेसमेकस ये थ्रेसमेकस जो कि क्या न्याय शक्तिशाली का हित है। थ्रेसमेकस क्या है? न्याय शक्तिशाली का हित है, तो इसका पहला सही है। बोंदा बोंदा ये जो कि अधिकतम शक्ति से डकैतों का समूह निर्मित हो सकता है, न कि राज्य, तो इसमें दूसरा सही है। फिर उसके बाद आता है टी एच ग्रीन। टी एच ग्रीन इनका है इच्छा न कि शक्ति राज्य का आधार है, तो तीसरा सही है। फिर उसके बाद आता है डी में कहा जा रहा है माओ त्सिंग तुंग, ये जो कि शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, तो इसका चौथा सही है। इसमें ए का पहला सही है, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का इसमें चौथा वाला सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। यही इसमें क्या है? सही सुमेलित है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि थ्रीसमेकस जो कि न्याय शक्तिशाली का हित है। बोंदा ये जो कि अधिकतम शक्ति से डकैतों का सामूहिक निर्मित हो सकता है, न कि राज्य। टी एच ग्रीन जो कि इच्छा न कि शक्ति राज्य का आधार है। माओ तुंग ये जो कि शक्ति बंदूक की नली से निकलती है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 64 है कि रूसो की सामान्य इच्छा संकल्प के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो यह सबकी इच्छा है, यह सबकी इच्छा है, ये जो कि इसमें क्या है? सही नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सामान्य इच्छा को रूसो वे सभी विशेषताएं प्रदान करता है जो हॉब्स के सिद्धांत के अंतर्गत प्रभुसत्ताधारी को दी गई है, परंतु सामान्य इच्छा से मरने का तात्पर्य जनता के ऐसे संकल्प से भी है जिसका उद्देश्य समाज के सामान्य हित की सिद्धि करना है। दूसरे शब्दों में सरकार सामान्य इच्छा द्वारा नियुक्त जनहित का साधन है। यह स्पष्ट करना भी अनिवार्य है कि रूसो की सामान्य इच्छा का एक नैतिक संकल्पना है, इसीलिए यह आवश्यक नहीं है कि यह बहुमत की अथवा संपूर्ण समाज की इच्छा हो। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 65 है कि रूसो के लिए किसे सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति के रूप में माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 का इसमें राइट आंसर होगा कानून का ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। कानून इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है कि सामान्य इच्छा का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है। सामान्य इच्छा का सिद्धांत ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो ये रूसो के द्वारा प्रतिपादित किया गया है, रूसो के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर अच्छा, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि रूसो सामान्य इच्छा की तत्कालिक इच्छा और तात्विक इच्छा में अंतर करता है। तत्कालिक इच्छा को वह मानव के स्वार्थ से युक्त इच्छा मानता है, जबकि तात्विक इच्छा को वह मानव के परामर्श की इच्छा मानता है। वह कहता है कि तत्कालिक इच्छा और तात्विक इच्छा में मानव भेद करने में असमर्थ होता है, इसीलिए वह अपने आप को सामान्य इच्छा के निर्देशन को छोड़ देता है।
निर्देशन को छोड़ देता है, सामान्य इच्छा पूरा करने समुदाय की तात्विक इच्छा को व्यक्त करती है। इसमें विभिन्न व्यक्तियों की तात्विक इच्छा में तो भिन्नता पाई जाती है, परंतु तात्विक इच्छा के स्तर पर उन सबकी इच्छा एकाकर हो जाती है और वही इच्छा यानी कि सामान्य इच्छा यानी कि जनरल विल के रूप में व्यक्त होती है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 67 है कि राज्य का उद्भव जीवन की आवश्यकताओं के लिए हुआ है, यह वह अच्छे जीवन के लिए विद्यमान है, यह कथन किस दार्शनिक का है? तो क्वेश्चन नंबर 67 का इसमें राइट आंसर होगा, यह कथन अरस्तू का है। किसका? अरस्तू का है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अरस्तू की प्रसिद्ध कृति पॉलिटिक्स के प्रथम भाग में राज्य के स्वरूप, उत्पत्ति और उद्देश्य का वर्णन किया गया है। अरस्तू के अनुसार राज्य का उद्भव जीवन की आवश्यकताओं के लिए हुआ है तथा वह अच्छे जीवन के लिए विद्यमान है। उनके अनुसार राज्य के विकास का क्रम परिवार, गांव और राज्य है। मनुष्य सद्जीवन की प्राप्ति के लिए मिलजुल कर राज्य के अंतर्गत रहते हैं। उनका श्रम विभाजन उन्हें परस्पर आश्रित बना देता है और वे परस्पर सहयोग से समाज को चलाते हैं। यदि उनमें कोई मतभेद या संघर्ष पैदा होता है तो उसकी रोकथाम या निवारण का राज्य करना कृत्य है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 68 है कि किसके अनुसार राज्य जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं से निर्मित अस्तित्व में आता है और श्रेष्ठ जीवन के अस्तित्व में बना रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 68 का इसमें राइट आंसर होगा अरस्तू का। अरस्तू का ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 69 है कि किसने कहा कि राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए हुई है और उसका अस्तित्व सदजीवन के लिए बना हुआ है? ये किसके द्वारा कहा गया है? ये भी अरस्तू के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। अरस्तू के द्वारा ये कहा गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 70 है। क्वेश्चन नंबर 70 में कहा जा रहा है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वह सर्वत्र जंजीरों से बंधा हुआ है। इस वाक्य से रूसो का आशय है कि इस वाक्य से रूसो का आशय क्या है कि इन श्रृंखलाओं को तोड़ दिया जाए। इन श्रृंखलाओं को क्या हुआ? तोड़ दिया जाए। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वह सर्वत्र जंजीरों से बंधा हुआ है। इस वाक्य से रूसो का तात्पर्य है कि मनुष्य प्राकृतिक दशा में तो स्वतंत्र था, परंतु कालांतर में सभ्यता का विकास हुआ है जिसने मनुष्य की स्वतंत्रता छीनकर उसे बंधनों में जकड़ दिया। अतः यदि हमें सभ्य समाज में स्वतंत्रता को वापस लाना है तो हमें प्राकृतिक दशा की ओर लौट चलना चाहिए, अर्थात इन श्रृंखलाओं को तोड़ दिया जाए। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 है कि किसने कहा कि मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है फिर भी वह हर जगह बेड़ियों में जकड़ा हुआ है? ये किसके द्वारा कहा गया है? ये कहा गया है रूसो के द्वारा। रूसो के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। रूसो के द्वारा कहा गया है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 है कि किसने कहा है कि आदमी जन्म के वक्त आजाद है और बाद में हर जगह जंजीरों में जकड़ा रहता है? ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ये रूसो के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, रूसो। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 73 है कि व्यक्ति स्वतंत्र जन्म लेता है परंतु वह हर जगह बेड़ियों से जकड़ा हुआ हो। ये किसके द्वारा कहा गया है? ये रूसो के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। रूसो के द्वारा कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 74 है कि मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है किंतु पग पग पर जंजीरों से जकड़ा हुआ है। यह कथन किस विचारक का है? तो ये रूसो का है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 75 है। क्वेश्चन नंबर 75 में कहा जा रहा है कि किस राजनीतिक चिंतक ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उसकी माँ ने जुड़वा बच्चे को जन्म दिया, स्वयं उसके उसे तथा डर? ये किसके द्वारा कहा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 75 का इसमें राइट आंसर होगा। ये कहा गया है थॉमस हॉब्स के द्वारा। थॉमस हॉब्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि थॉमस हॉब्स जो कि ये प्रसिद्ध आंग्ल दार्शनिक एवं राजनीतिक विचारक थे जिन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि
उसकी माँ ने जुड़वा बच्चे को जन्म दिया, स्वयं उसे तथा डर। क्वेश्चन नंबर 76 है कि निम्नलिखित में से किस विचारक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य बुद्धि अथवा तर्क वितर्क के बजाय भावनाओं से संचालित था। क्वेश्चन नंबर 76 का इसमें राइट आंसर होगा रूसो। रूसो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि प्रसिद्ध फ्रांसीसी विचारक रूसो ने अपने पहले निबंध डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी 1755 में प्राकृतिक दशा का अत्यंत मोहक चित्रण किया है, जिसमें मनुष्य स्वार्थ, सरल, सामान्यपूर्णतः और सुखमय जीवन बिताता है। रूसो के अनुसार सभ्यता के विकास के साथ साथ समाज में विषमताएं उत्पन्न हो जाती हैं। राज्य की उत्पत्ति संपत्ति की रक्षा के लिए होती है, जो विषमता को बढ़ावा देती है। इसी संदर्भ में रूसो ने कहा है कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य बुद्धि या तर्क वितर्क के बजाय भावनाओं से संचालित था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 77 है कि किसने रूसो की सामान्य इच्छाओं के सिद्धांत एवं सामाजिक अनुबंधन नैतिक महत्व को अनुबंधित के आध्यात्मिक सिद्धांत में विकसित किया है। क्वेश्चन नंबर 77 का इसमें राइट आंसर होगा कांट। कांट के अनुसार ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि कांट जो कि रूसो की सामान्य इच्छा के सिद्धांत में आस्था रखता है, वह केवल उन्हीं व्यक्तियों को स्वतंत्र मानता है जो कि नैतिक रूप से स्वतंत्र हो। नैतिक स्वतंत्रता इस बात में निहित है कि शुभ इच्छा के अनुसार कार्य किए जाएं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 78 है कि किसने सामाजिक संविदा सिद्धांत की घटिया इतिहास, घटिया दर्शन तथा घटिया विधि के रूप में आलोचना की है। क्वेश्चन नंबर 78 का इसमें राइट आंसर होगा सर हेनरी मेन। सर हेनरी मेन ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सर हेनरी मेन राज्य की उत्पत्ति के समझौते यानी कि संविदा सिद्धांत के आलोचक थे। इन्होंने इस सिद्धांत की घटिया इतिहास, घटिया दर्शन तथा घटिया विधि के रूप में आलोचना की है। ब्लांटरली ने सामाजिक समझौता सिद्धांत को अत्यंत भयंकर, ग्रीक ने कपोल कल्पना और बुल्जे ने सरासर झूठ बताया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 79 है कि निम्नलिखित में से किसे सामाजिक समझौते के विचार को नए रूप में प्रस्तुत करने के लिए श्रेय दिया जाता है। ये किसको दिया जाता है? ये दिया जाता है राल्स को। राल्स को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। राल्स इसका राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि जॉन राल्स जो कि 1921 से 2002 को सामाजिक समझौते के सिद्धांत को नए रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय दिया जाता है। राल्स ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत को अपने चिंतन के साथ मिलकर आगे विकसित करने का कार्य किया है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 है कि निम्न में से किसमें राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत के तत्व पाए जाते हैं। ये किसमें पाया जाता है? ये पाया जाता है रक्त संबंध, धर्म, युद्ध और राजनीतिक चेतना में। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि राज्य की उत्पत्ति की सही व्याख्या ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत द्वारा की गई है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य का विकास एक लंबे समय से चला आ रहा है और आदिकालीन समाज के क्रमिक विकास करते करते इसने वर्तमान राष्ट्रीय राज्य को स्वरूप को प्राप्त किया है। राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत का प्रमुख तत्व है। इसमें कौन कौन से हैं? तो इसमें रक्त संबंध है, मनुष्य की स्वाभाविक सामाजिक प्रवृत्तियां हैं, धर्म, युद्ध और आर्थिक गतिविधियां हैं और राजनीतिक चेतना है। इसमें महत्वपूर्ण तथ्य में दिया गया है कि राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक समझौते के समर्थक मैकाइबर है। राज्य के दैवीय सिद्धांत के प्रमुख समर्थक जेलनिक, ग्रिलक्राइस्ट है तथा प्लूटार्क, रॉबर्ट फ्लीमर हैं, लुई 14वां, जेम्स प्रथम तथा सेल्ट एम्ब्रोज हैं। फिर उसके बाद इसमें दिया गया है कि राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते सिद्धांत प्रवर्तक हॉब्स, लॉक तथा रूसो हैं। गिलक्राइस्ट के अनुसार राज्य के निर्णय के सभी तत्वों की तरह में जिनमें रक्त संबंध एवं धार्मिक शामिल है, राजनीतिक चेतना इस सबसे प्रमुख तत्व माना जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 81 है कि राज्य के विकास में कौन सा तत्व सहायक रहे हैं। राज्य के विकास में कौन सा तत्व सहायक रहा है? क्वेश्चन नंबर 81 के इसमें राइट आंसर होगा
कि रक्त संबंध है, मनुष्य की सहज सामाजिक प्रवृत्ति है और आर्थिक गतिविधियां है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, उपरोक्त में से सभी माना गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 82 है कि राज्य के विकास में मुख्य भूमिका के द्वारा निभाई गई है। तो मुख्य भूमिका के द्वारा निभाई गई है ये रक्त संबंध, धर्म, शक्ति, राजनीति, राजनीतिक चेतना और आर्थिक गतिविधियों से। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 83 है कि राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है। ये प्रतिपादित किया गया है किसके द्वारा, ये जेम्स प्रथम के द्वारा। जेम्स प्रथम के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है, राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का सबसे प्रबल समर्थक 17वीं शताब्दी में स्टुअर्ट राजा जेम्स प्रथम द्वारा अपनी पुस्तक लॉ ऑफ मोनार्की में शामिल किया गया है। जेम्स प्रथम के अनुसार राजा लोग पृथ्वी पर ईश्वर की जीवित प्रतिमाएं हैं। दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार राज्य मानवीय नहीं वरन ईश्वर द्वारा स्थापित एक दैवीय संस्था है। इसीलिए विधि धर्मग्रंथ में इस सिद्धांत का समर्थन किया है। यहूदी धर्म की प्रसिद्ध पुस्तक ओल्ड टेस्टमेंट, महाभारत, मनुस्मृति में सभी में उल्लेख है। सेंट ऑगस्टाइन और पोप ग्रेगरी द्वारा भी इस सिद्धांत का समर्थन किया गया है। इसमें कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं। इसमें दिया गया है जैलिनिक दैवीय अधिकार सिद्धांत, जो कि सबसे प्राचीन है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य ईश्वर द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रचा गया, इसलिए इसे राज्य मानवीय संस्था न होकर के दैवीय है। मध्य युग के आरंभ में यह धारणा थी कि सम्राट तथा चर्च के अपने अलग अलग क्षेत्र है। इसके समर्थक सेंट ऑगस्टाइन तथा संत एम्ब्रोज थे, किंतु बाद में 9वीं से 14वीं शताब्दी तक राज्य व चर्चा की मध्य सर्वोच्चता के लिए संघर्ष हुआ। फिर उसके बाद इसमें दिया गया है कि रॉबर्ट फिल्मर राज्य तंत्र यानी कि स्वाभाविक है, परिवार के मुखिया के समान राज्य का मुखिया राजा है। लुई 14वां जो कि मैं राज्य हूँ, लुई 14वां क्या है, मैं राज्य हूँ। फिर उसके बाद आता है कि क्वेश्चन नंबर 84 है, राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है। तो राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है, तो दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत ऑप्शन नंबर का फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 85 है कि मनु राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत के समर्थक थे। क्वेश्चन नंबर 85 का इसमें राइट आंसर होगा दैवीय सिद्धांत के। ऑप्शन नंबर का फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मनु स्मृति के 7वें अध्याय में राज्य धर्म का प्रतिपादन करते हुए राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का विवेचना किया गया है। मनु के अनुसार जब पृथ्वी पर सर्वत्र अराजकता का बोलबाला था, सभी लोग दुखी अवस्था में थे, कोई भी व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करने की स्थिति में नहीं था, तो ऐसी स्थिति में ईश्वर ने सृष्टि की रक्षा के लिए राजा का व्यवस्था की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 86 है कि मनु का राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत आधारित है। ये किस पर आधारित है, ये आधारित है दैवीय सिद्धांत पर। दैवीय सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 87 है कि कौटिल्य के राज्य के दैवीय सिद्धांत कितने देवता हैं। तो इसमें कितने देवता थे, तो इसमें 8 देवता थे। कितने, 8 थे। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन, मनु सामान्यतः कौटिल्य को राज्य की उत्पत्ति के समझौतावादी सिद्धांत का समर्थक माना जाता है। जिस प्रकार मनु ने राजा को 8 देवता अंशों से निर्मित माना है, उसी प्रकार कौटिल्य ने राज्य या राज्य के निर्माण के दैवी भूमि को नहीं मानता है। अच्छा, इसमें किसके अनुसार पूछा गया, तो कौटिल्य के अनुसार पूछा गया था। तो कौटिल्य ने राज्य के दैवी सिद्धांत को नहीं मानता है, जबकि अगर मनु के अनुसार पूछा जाए तो 8 थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 88 है कि मनु के विराट पुरुष की अवधारणा में राजा के पास कितने देवता की शक्ति होती थी। तो राजा के पास कितने देवता की शक्ति होती थी, तो इसमें 8 की 8 होता था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। 8 इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि
मनु के अनुसार राजा की रचना 8 देवता के उत्कृष्ट अंशों को लेकर की गई है। राजा में सूर्य, यम, कुबेर, इंद्र, वरुण, पवन, चंद्र और अग्नि शक्तियां इसमें तत्व को समावेशित होता है। राज्य धर्म सिद्धांत मनु द्वारा दिया गया था, जिसमें राजा को राज्य के प्रति दैवीय स्वरूप प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 89 है कि राजधर्म का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो राजधर्म का सिद्धांत ये मनु के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? मनु के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 90 है कि किसने कहा कि दंड एवं पुरस्कार के द्वारा समाज की सुख की वृद्धि करना ही सरकार का मुख्य उद्देश्य है? ये किसके द्वारा कहा गया है? ये जेरेमी बेंथम ने किया है। जेरेमी बेंथम ने। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 90 तक देख लिया है दोस्तों। इसके आगे से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद।